खाना खाने बाहर जाते हैं, जहां थॉमस अपने वाइफ के लिए एक ब्रेसलेट खरीदता है। जब ये दोनों अपने पेट्रोल कार में बैठते हैं तो उन्हें एक दूसरे पुलिस वाले से कॉल आता है। वो ऑफिसर बताने लगता है कि उन्हें एक और इंसान मिला है जिसके गर्दन पर भी वैसे ही 3 घाव के निशान हैं और ये इंसान अभी जिंदा है। ये सुनते ही मैडॉक्स और थॉमस उस साइट पर पहुंचते हैं जहां पर उनका हेड डिटेक्टिव हॉल्ट भी आया हुआ था। वहाँ उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उन्हें बताने लगती है कि उसके ऊपर एक ब्लू हुडी पहनी हुई औरत ने हमला किया। इससे पहले कि वो उन्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन बता पाती, वो अपना दम तोड़ देती है। अब पुलिस वाले हर ब्लैक रेस वाली औरत से इंटरोगेशन करने लगते हैं। उन्हें कुछ विटनेसेस से उस किलर का एक स्केच मिल जाता है। आगे थॉमस और मैडॉक्स उसी लोकेशन पर जाते हैं जहां पर विटनेसेस ने उस किलर को आखिरी बार देखा था। वहां पहुंचने पर उन्हें वही ब्लू हुडी पहनी हुई औरत दिखाई देती है। उस किलर का नाम राया होता है। राया उन्हें देखकर सब स्टेशन की ओर भागने लगती है। ये देख मैडॉक्स और थॉमस भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। जब ये दोनों राया का पीछा कर रहे होते हैं तो एक कॉप उन्हें रेडियो के जरिए बताने लगता है कि थॉमस की वाइफ की डिलीवरी हो रही है। वही थॉमस जब राय का पीछा कर रहा होता है तो राय की जेब से एक अजीब तरह का मॉडर्न वेपन नीचे गिर जाता है। देखने पर ऐसा लगता है कि राय ने इसी वेपन से वो तीनों पंक्चर वुंड्स अपने टारगेट्स पर बनाए और उन्हें मार दिया। आगे मैडॉक्स राय को ढूंढ लेता है और उसे सरेंडर करने को बोलता है, मगर राया मैडॉक्स पर हमला करके उसका पैर तोड़ देती है। इससे पहले कि वो वहां से भागती, थॉमस उसे देख लेता है और उस पर अपनी बंदूक तान देता है। राया थॉमस को उसके नाम से पुकारती है, जैसे वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हो। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि उसे बेटी हुई है। आगे राया थॉमस से मैडॉक्स के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, मगर वो गलती से हो गया। राया ऐसा क्यों कहती है वो हमें आगे पता चलेगा। थॉमस आगे उसे अरेस्ट करने की कोशिश करता है, मगर राया उसे फाइट करके उसे वहाँ के बेंच से बांध देती है। जब राया वहां से जाने लगती है तो थॉमस उसी वेपन से उस पर हमला करता है जो उसे कुछ देर पहले मिला था। थॉमस हमला करते ही राया ट्रेन से टकराकर मारी जाती है। थॉमस अब सोचता है कि ये केस अब क्लोज हो चुका है और किलर भी मारा गया। कुछ देर बाद एक ऑफिसर थॉमस से कहने लगता है कि उसकी वाइफ हॉस्पिटल में है और उसकी डिलीवरी हो रही है। ये सुनते ही थॉमस हॉस्पिटल पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात एक और ऑफिसर से होती है। वो कहता है कि राय की कोई आईडी, कोई फिंगरप्रिंट मैचेस नहीं मिले, मगर उन्हें राय के पास से कुछ अजीब से चाबियां मिली है। ऑफिसर आगे थॉमस से उसका रिवॉल्वर पूछता है क्योंकि राय के हाथ में एक बुलेट थी और हो सकता है ये बुलेट किसी ऑफिसर के गन से निकली हो। मगर जहाँ तक थॉमस को याद था, सबवे स्टेशन पर किसी ने उस पर गोली नहीं चलाई थी। आगे थॉमस से एक नर्स मिलती है और बताने लगती है कि उसकी वाइफ जीन की कंडीशन क्रिटिकल है और वो शायद बच नहीं पाएगी। थॉमस जल्दी से अपनी वाइफ के पास जाकर उसे वो ब्रेसलेट पहनाता है जो उसने उसके लिए लिया था, मगर अफसोस जीन बच नहीं पाती। आगे डॉक्टर उसकी बेटी को लाकर थॉमस को दे देता है। आगे 9 साल बाद 1997 में थॉमस एक डिटेक्टिव बन जाता है। उस दिन थॉमस की बेटी एमी का बर्थडे होता है, इसलिए वो अपने काम से छुट्टी ले लेता है। एमी के हाथ में वही ब्रेसलेट होता है जो थॉमस ने जीन के लिए लाया था और हर साल थॉमस उसके बर्थडे पर उसे एक नया ब्रेसलेट ला कर देता। अगले सीन में एमी और थॉमस जीन के ग्रेव पर कुछ फ्लावर्स रखने जाते हैं, मगर थॉमस वहाँ देखता है कि वहाँ पर किसी ने पहले से ही फ्लावर्स रख दिए हैं। वहाँ से थॉमस और एमी जू जाने की सोचते हैं, मगर थॉमस को एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है। ये देख थॉमस अपनी बेटी को एक दूसरे ऑफिसर के पास छोड़ वो क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। वहाँ पर थॉमस का दोस्त मैडॉक्स भी होता है। वो कहता है कि वो जीन की कब्र के पास नहीं आया, ना ही उसने उसके कब्र पर कोई फ्लावर्स रखे। आगे थॉमस और मैडॉक्स उस डेड बॉडी को देखने लगते हैं जिसके गर्दन पर भी वही 3 घाव के निशान थे। ये डेड बॉडी एक प्रोफेसर की थी और उसकी मौत भी उसी पॉइजन से हुई थी। वहाँ पर थॉमस की मुलाकात हॉल्ट से भी होती है। थॉमस हॉल्ट से पूछता है कि क्या उसने जीन के कब्र पर फ्लावर्स रखे, जिस पर हॉल्ट ना में जवाब देता है। जब ऑफिसर्स उस जगह की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उन्हें वही हुडी पहनी हुई औरत दिखाई देती है, मगर थॉमस श्योर नहीं था कि वो राया है या कोई और। ये देख थॉमस स्टेशन पर जाकर उस पुरानी केस को फिर से ओपन करता है जहाँ उसे राय के पास बरामद हुए चाबियाँ मिलती है। ये चाबियाँ वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजता है। वो स्टेशन पर ही रुककर इस केस पर इन्वेस्टिगेट करने लगता है, मगर उन लोगों को विक्टिम्स और राय से जुड़े कोई भी कनेक्शन नहीं मिलते।
थॉमस सोचने लगता है कि कहीं ये औरत वही ब्लू हुडी वाली राया तो नहीं, क्योंकि उसके हाथ पर चोट लगी हुई थी और प्रोफेसर के सीसीटीवी फुटेज में भी उन्होंने जिस किलर को देखा था उसके हाथ पर भी चोट लगी हुई थी। तभी एक फीमेल ऑफिसर आकर थॉमस को बताने लगती है कि राय के पास से जो चाबियां उन्हें बरामद हुई वो किसी एयरक्राफ्ट के है जो साल 1996 में बनी। ये देख थॉमस सोचने लगता है कि उन्होंने राय को ईयर 1988 में मारा, तो उसके पास 1996 के एयरक्राफ्ट की चाबी कैसे आई। अब इस एयरक्राफ्ट के बारे में पता करने थॉमस और मैडॉक्स उस एयरफील्ड की ओर जाने लगते हैं। स्टेशन से बाहर जाते वक्त उनकी मुलाकात डॉक्टर राव नाम के एक साइंटिस्ट से होती है। राव बताने लगता है कि जो मर्डर्स कुछ साल पहले हुए थे वो मून के ऑर्बिट के साथ कनेक्टेड है और उसे लगता है कि किसी ने इस लूनार पेरिजी से एक ब्रिज ओपन किया और टाइम ट्रैवल किया। पर थॉमस और मैडॉक्स राहुल के टाइम ट्रैवल थियोरी को मजाक में लेकर वहां से एयरफील्ड की ओर निकल जाते हैं। वहां पहुंचने पर थॉमस देखता है कि उस एयरफील्ड के गेट पर ताला लगा हुआ है, इसलिए वो दोनों गेट कूदकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद थॉमस उस एयरफील्ड के क्लर्क को वो चाबियां दिखाता है, मगर वो क्लर्क कुछ अजीब बर्ताव कर रहा होता है। ये देख थॉमस एक पेपर पर लिखकर उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो क्लर्क उस पेपर पर एक एरो बनाता है। जब वो एरो की डायरेक्शन में पीछे देखता है तो वहां पर राया खड़ी हुई होती है, जो जरा भी बूढ़ी नहीं हुई थी। वो आगे थॉमस को अपनी बंदूक उसे दे देने को बोलती है और क्लर्क को थॉमस को एक चेयर से बांध देने को बोलती है, मगर थॉमस चालाकी से मैडॉक्स को फोन मिलाता है और मैडॉक्स राया की सारी बातें सुन लेता है। राय उस क्लर्क से एयरक्राफ्ट की चाबियां मांगती है, मगर वो क्लर्क चाबियां देने के बहाने अपनी बंदूक बाहर निकालता है और उस पर हमला करने की सोचता है। तब तक मैडॉक्स अपनी बंदूक लेकर वहां आ जाता है। राया घबरा कर उस पर गोली चला देती है, जिससे मैडॉक्स की मौत हो जाती है। यहाँ पर राया थॉमस से कहती है कि जब उसकी मुलाकात उससे सबवे स्टेशन पर हुई थी तो उसने मैडॉक्स के लिए माफ़ी मांगी थी, और माफ़ी मांगने की वजह यही थी क्योंकि फ्यूचर में उसके हाथों मैडॉक्स मारा जाने वाला था। अब उस तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज एंड कॉमिक्स अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स वाली सीरीज के बारे में, जिसमें आपको टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे। ये सीरीज दिमाग को दे कर देने वाली सीरीज है। मैं जिस सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ वो 2022 की लेटेस्ट रिलीज फ्रेंच साईफाई सीरीज है, जिसका नाम है पैरेलल्स। इस सीरीज का एक ही सीजन है जिसमें टोटल 6 एपिसोड्स है। इस वीडियो में आपको पहले के 3 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस तरह का बढ़िया सा कंटेंट सबसे पहले देख सको। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पैरेलल सीजन 1 का पहला एपिसोड। एपिसोड के स्टार्ट में हम साल 2011 में एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ वुड्स में आया हुआ होता है। वो अपने मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से चींटियों को देख रहा होता है। तभी अचानक उसका कुत्ता भौंकने लगता है। ये देख वो लड़का अपना मैग्नीफाइंग ग्लास और स्टिक वहीं फेंक देता है और कुत्ते को शांत करने की कोशिश करता है, मगर कुत्ता उसकी नहीं सुनता और बड़े अजीब तरीके से भौंकने लगता है। तभी अचानक उसका मैग्नीफाइंग ग्लास एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है और सूखे हुए पत्ते हवा में उड़ने लगते हैं। ये देख वो लड़का घबराने लगता है। अब काफ़ी सारे पत्ते उस लड़के के चारों ओर हवा में उड़ने लगते हैं और देखते ही देखते वो लड़का अचानक कहीं गायब हो जाता है। तभी हम ये भी देख सकते हैं कि वहाँ खड़ा कुत्ता अचानक से एक छोटे पपी में बदल जाता है। इसका मतलब ये है कि वो लड़का या तो पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया या किसी डिफरेंट टाइमलाइन में, और उसका कुत्ता वापस छोटा हो गया। आगे एपिसोड में हम साल 2021 के टाइमलाइन को देखते हैं, जहाँ स्कूल के सभी बच्चे अपने क्लास फोटो के लिए खड़े हुए होते हैं। वहीं उन बच्चों में हम 4 बच्चों को देखते हैं जिनका नाम होता है सैम, विक्टर, बिलाल और रोमेन। ये चारों बच्चे एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। वहीं हम ये भी देख सकते हैं कि करली बाल वाला लड़का बिलाल अपने फ्रेंड रोमेन को बड़े अजीब तरीके से देखने लगता है। इस सीन से हमें क्लियरली पता चल जाता है कि बिलाल अंदर ही अंदर रोमेन को पसंद करता है और वो उसे अपने दिल की बात बताने से हिचकिचाता है। स्कूल खत्म होने के बाद ये चारों दोस्त अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। इन चारों में विक्टर सबसे छोटा होता है। दरअसल विक्टर ने 8th क्लास में अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं की थी, इसलिए उसके मॉम डैड ने उसे सेम क्लास फिर से रिपीट करने को कहा था। आगे ऐसा प्लान बनाते हैं कि आज रात 10 बजे वो सब वुड्स में मिलेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। रोमेन आगे अपने मॉम से मिलने शॉप पर जाती है जहाँ वो काम करती थी। रोमेन की मॉम उसे अपनी छोटी बहन को स्कूल से पिक करने को कहती है क्योंकि उसे आज काम खत्म करने में थोड़ी देरी हो जाएगी।
ये सुन वो अपने मॉम को बाय बोलकर अपनी बहन कैमिल को पिक कर लेती है और उसे घर ले जाने लगती है। घर पर पहुंचने पर वो देखती है कि उनके डैड उनका वेट कर रहे हैं। रोमेन अपने डैड को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होती क्योंकि उनके डैड उन्हें छोड़कर चले गए थे और वो अब वापस आ गए थे। वही आगे हम विक्टर और सैम को अपने रूम में बात करता देखते हैं, जहाँ सैम विक्टर से कहता है कि वो आज रात रोमेन को प्रपोज करेगा। ये सुन विक्टर काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि रोमेन भी उसे पसंद करती है। तभी उनके मॉम डैड घर पर आ जाते हैं और आगे सैम और विक्टर को बात करने नीचे बुलाते हैं। अब इन दोनों के पेरेंट्स उनके पढ़ाई को लेकर चिंतित थे, इसलिए उनके पेरेंट्स उनके लिए एक ट्यूटर रखने का सोचते हैं। दरअसल विक्टर और सैम एक अच्छे घराने से थे जिनके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। वही आगे हम बिलाल को देखते हैं जो अपनी पढ़ाई में लगा हुआ होता है और उसकी मॉम उसके लिए खाना पका रही होती है। उसे अर्जेंटली ऑफिस से कॉल आता है तो वो काम करने के लिए निकल जाती है और वहाँ से जाते वक्त बिलाल को खाना खा लेने को बोलती है। अब रात के 10 बज रहे होते हैं और वुड्स में सैम विक्टर और रोमेन बिलाल का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी वहाँ बिलाल भी आ जाता है और ये चारों मिलकर एक सुनसान बंकर में जाकर बिलाल के बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने लगते हैं। यहाँ बिलाल पार्टी एंजॉय करते वक्त रोमेन को देख रहा होता है। वही रोमेन और सैम में करीबी बनने लगती है। अब पार्टी में सैम रोमेन को किस करने आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ की लाइट्स अजीब तरीके से फ्लिकर करने लगती है। तभी सैम रोमेन को छोटा होते देखता है। फिर अचानक उसे रोमेन एक बूढ़ी औरत की तरह नजर आती है और देखते ही देखते रोमेन, बिलाल और विक्टर एकदम से वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये सब देख सैम बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो उन्हें पुकारने लगता है। तभी वहाँ उसे एक लड़का नजर आता है जो ग्लासेस पहना हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि बिलाल खुद होता है जो फ्यूचर से यहाँ पहुँच गया था। अब सैम बिलाल को पहचानता नहीं था, इसलिए वो उससे डर कर भागने लगता है। यहाँ पर बिलाल के सर में दर्द होने लगता है और कुछ देर बाद वो नॉर्मल फील करने लगता है। जब बिलाल अपने फेस को टच करता है तो वो अपनी दाढ़ी और मूंछ को देखकर शॉक हो जाता है और खुद को मिरर में देखने लगता है। तभी बिलाल को बंकर के बाहर से गार्ड्स और पुलिस वालों की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो बंकर से बाहर निकल कर वहाँ से भाग जाता है। आगे हमें बिलाल के मॉम को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस पर होती है और वो किसी हाइड्रोनिक कैलोरीमीटर नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। काम खत्म होने के बाद जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसे पुलिस से कॉल आता है। ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि बिलाल और उसके दो दोस्त अचानक कहीं मिसिंग हो गए हैं, इसलिए वो उसे बिलाल की एक फ़ोटो लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुँचने को कहते हैं। अब बिलाल की मॉम कार में बैठकर कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, जहाँ बिलाल पहले से ही उस कार के पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ होता है। उसके मॉम को लगता है कि वो कोई चोर होगा, मगर फ्यूचर वाला बिलाल बताता है कि वो उसी का बेटा है और वो अचानक इतना बड़ा हो गया। आगे बिलाल बताने लगता है कि वो, रोमिन, विक्टर और सैम उसके बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे थे और अचानक लाइट्स फ्लिकर होने लगी और तभी रोमिन और विक्टर वहाँ से गायब हो गए। जब उसकी आंख खुली तो वो अचानक कितना बड़ा हो गया। इन सब बातों पर उसकी मॉम भरोसा नहीं करती और कार के डोर्स को लॉक करके हॉर्न जोरों से बजाने लगती है। ये आवाज़ सुन उस कंपनी के गार्ड्स उसकी ओर आने लगते हैं और ये देख बिलाल कार की खिड़की तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। आगे पुलिस स्टेशन में हम सैम और उसके मॉम डैड को देखते हैं जो सैम से पूछने लगते हैं कि बंकर में दरअसल हुआ क्या था। तो सैम यहाँ सारी कहानी बताने लगता है। वहीं पर रोमेन की मॉम भी होती है जो रोमेन के लिए बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। सैम के डैड उससे पूछते हैं कि कहीं पार्टी में उन लोगों ने शराब तो नहीं पी रखी थी, शायद नशे में उन्हें ऐसा लगा होगा। जिस पर सैम कहता है कि उन्होंने कोई शराब नहीं पी थी। तभी वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट का हेड आता है जिसका नाम होता है रेड्स और सैम से कहता है कि उसके मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि उसने कोई शराब नहीं पी है। आगे वो सैम को अंदर अपने कैबिन में बुलाता है जहाँ बिलाल की मॉम पहले से ही बैठी हुई थी। अब लेफ्टिनेंट रेड्स सैम को उस शख्स का हुलिया बताने को बोलता है जो उसने बंकर में देखा था। तो सैम यहाँ उसका हुलिया बताने लगता है और कहता है कि वो सच बोल रहा है और उसके दोस्त अचानक कहीं गायब हो गए। वही आगे हम बिलाल को देखते हैं जो चुपके से अपने घर के गैराज में जाकर सो जाता है। अगली सुबह हम सैम को अपने रूम पर देखते हैं जहाँ उसके डैड आकर बताते हैं कि उन्हें पुलिस स्टेशन से कॉल आया है और वो वहीं जा रहे हैं। कुछ देर बाद सैम को उसके घर में किसी की आहट महसूस होती है और वो रूम से बाहर निकलकर घर में देखने लगता है। और जब वो वापस अपने रूम में आता है तो बिलाल रूम के डोर को अंदर से लॉक कर देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वही बिलाल है और वो मार्च 21 को पैदा हुआ था और कल उसका बर्थडे था। यहाँ पर बिलाल सैम को भरोसा दिलाने ये कहता है कि 6th ग्रेड में उनकी टीचर का नाम मिसेस जूलियन था। ये सब सुन सैम कहता है कि बिलाल को पता था कि मेरे बॉडी पर एक स्कार है और वो कहाँ पर है। अगर तुम सच में बिलाल हो तो तुम इसका जवाब दो। जिस पर बिलाल कहता है कि तुम्हारे चेस्ट पर एक स्कार है जो विक्टर की वजह से हुआ था। अब यहाँ सैम को भरोसा हो जाता है कि वो सच में विक्टर है। आगे दोनों गले मिलते हैं और बैठकर बात करने लगते हैं। आगे सैम की नज़र बिलाल के वेडिंग रिंग पर पड़ती है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में ये रिंग कहाँ से आई। ये सुन बिलाल अपनी रिंग निकालता है और चेक करने लगता है जिस पर ईयर 2031 लिखा हुआ होता है।
आगे सैम पूछता है कि क्या उसे ईयर 2031 के मेमोरीज याद है, जिस पर बिलाल कहता है कि नहीं, मगर उन्हें पता लगाना होगा कि उनके दोस्तों के साथ क्या हुआ और वो कहाँ पर है। तभी हमें 9 घंटे पहले वाले टाइम को दिखाया जाता है जहाँ सैम रोमेन को किस करने आगे बढ़ता है। तभी लाइट्स फ्लिकर होती है और वहाँ पर सिर्फ रोमेन और विक्टर होते हैं, मगर बिलाल और सैम नहीं। इसका मतलब ये है कि रोमेन और विक्टर एक अलग टाइमलाइन में पहुँच गए हैं, जबकि सैम और बिलाल एक दूसरे रियलिटी में मौजूद है। इसी सीन के साथ पैरेलल सीजन 1 का पहला एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम बिलाल के मॉम सोफिया को एक टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऑफिस पर देखते हैं, जहां सोफिया और उनकी टीम एक हाइड्रोनिक कैलोरीमीटर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। दरअसल ये प्रोजेक्ट एक न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट में कुछ एरर आ जाता है, जिससे शहर भर में ठीक 11:23 पर पावर कट हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट का और सैम के दोस्तों के गायब होने का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन ज़रूर था, क्योंकि वो लोग भी ठीक 11:23 को गायब हुए थे और बंकर में पावर कट भी ठीक 11:23 को हुआ था। वही दूसरी ओर हम रोमेन और विक्टर को देखते हैं, जो बिलाल और सैम को पुकारने लगते हैं। रोमेन बंकर के बाहर जाकर सैम को कॉल लगाती है, मगर कॉल नहीं लगता। आगे रोमेन और विक्टर वापस बंकर में जाते हैं, जहाँ विक्टर उसे बताता है कि सैम उसको प्रपोज करने वाला था। शायद वो थोड़ा नर्वस हो गया और यहाँ से भाग गया। विक्टर आगे कहता है कि उन दोनों को सैम और बिलाल का वेट करना चाहिए। अब ये दोनों सुबह होने तक बंकर में उनका इंतजार करते हैं, मगर सैम और बिलाल वहाँ नहीं आते। अगले सीन में हम विक्टर और रोमेन को बंकर से बाहर जाता देखते हैं, जहाँ विक्टर और रोमेन पहले विक्टर के घर जाकर सैम के रूम में देखते हैं, मगर सैम वहाँ नहीं होता। आगे वो बिलाल के घर पर भी जाते हैं, मगर वहाँ बिलाल भी नहीं होता। ये देखो दोनों समझ जाते हैं कि बिलाल और सैम सच में मिसिंग हो गए हैं, इसलिए वो ये बात अपने पेरेंट्स को बता देते हैं। आगे हम विक्टर को देखते हैं, जो अपने मॉम डैड के साथ पुलिस स्टेशन में होता है। वहाँ बिलाल की मॉम सोफिया भी थी। जैसा कि लास्ट एपिसोड में विक्टर की जगह सैम बैठा हुआ था, मगर इस रियलिटी में सैम की जगह विक्टर बैठा हुआ होता है। इस सीन को देखने से ऐसा लगता है कि कैलोरीमीटर के एक्सपेरिमेंट से यूनिवर्स स्प्लिट हो गई और दो रियलिटीज बन गई, जहाँ एक रियलिटी में रोमेन और विक्टर गायब थे और वही